ये बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है। एक तरह से बदनाम भी है पॉलिटिक्स। ये देखिए, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का विषय है पॉलिटिक्स। हम लोग हर दिन उठते हैं तो देखते हैं कि एक नए सवेरे के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सवेरा है विकसित भारत का। अगर कोई कॉलेज का बच्चा है, उसे नेता बनना है, तो कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए ताकि वो एक अच्छा नेता बन सके? 3 स्टेप्स हैं। जब 75 साल पहले आज़ादी हुई थी, उसमें सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे ही क्षेत्र के मंगल पांडे ने किया। 1857 में उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद लक्ष्मीबाई पूर्वांचल की थी। जब तक योगी जी नहीं आए, जब तक योगी जी आए हैं पिछले करीब 8 साल से, तब से कुछ बदलाव आया है। आशा करती हूँ कि हम भविष्यवाणी पे एक दिन उन्हें भी बुला पाएंगे, योगी जी से, और चर्चा कर पाएंगे। आजकल का जो यूथ है वो ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहता है पॉलिटिक्स से। बहुत सालों पहले तक युवाओं को ये प्रेरणा दी गई, इनकलाब जिंदाबाद, इसको हटाओ। अब वो पॉलिटिक्स लद गई। यहाँ के बच्चों के लिए एक यात्रा करूँगा, उसका नाम मैंने रखा था आज़ाद भारत रेल यात्रा। पूरे देश का भ्रमण कराते हैं। दक्षिण में मुंबई से चलती है कन्याकुमारी, उसके बाद मदुराई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर के पास एक जगह है बहरामपुर, नालंदा, देवरिया, दिल्ली, जयपुर, वापस। ये एक विषय है, लेकिन पूरा इंडिया घूमते हैं। मैंने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी जहाँ पे एक शुगर मिल बंद हो गई है, जिसमें काफ़ी सारे मजदूर किसान बेघर हो गए हैं। ऑपोजिशन आपको तंग करता है या आपका रास्ता रोकने की कोशिश करता है? सपा वाले लोग बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ डट के चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको सबक तीसरी बार हम लोग सिखाएंगे 27 में। एक नेता अपनी जनता से क्या उम्मीद करता है? कहाँ रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। भविष्य हम्बल है। एक भारतीय के लिए उसका सबसे बड़ा अधिकार है उसका वोट, और उस वोट के साथ जुड़ी होती हैं उसकी उम्मीदें अपने एमएलए, एमपी या कार्यकर्ता से कि वो उनकी आवाज़ बनेंगे, उनके लिए विकास, प्रगति और उन्नति का काम करेंगे। आज हमारे साथ भविष्यवाणी पे एक ऐसे ही सांसद मौजूद हैं। आईआईटी से पढ़ाई, समाज की सेवा और फाइनली अब लोकसभा में जनता की सेवा का सफ़र उन्होंने तय करने का ठाना है। तो स्वागत करते हैं भविष्यवाणी में देवरिया के सांसद शशांक मणि जी का। भविष्य स्वागत। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मेरा एक ही प्रश्न रहेगा कि पॉलिटिक्स का जब नाम आता है ना, जब पॉलिटिक्स कोई बंदा सुनता है तो इंस्पायर भी होता है और एक तरह से बदनाम भी है पॉलिटिक्स ये वर्ड। आपके लिए पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का विषय है पॉलिटिक्स। खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग हर दिन उठते हैं तो देखते हैं कि एक नए सवेरे के लिए तैयार हो रहे हैं। वो सवेरा है विकसित भारत का, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी इसमें शक शुबा नहीं है, ऊर्जावान है। पॉलिटिक्स आगे बढ़ने के लिए हम लोग को प्रेरित करता है। पॉलिटिक्स में जो बदनामी हुई है उसके विरोध में आज की तारीख हमारी पार्टी भी, हमारे नेतृत्वकर्ता भी पूरी तरह से लगे हुए हैं। और उसमें मेरे जैसे व्यक्ति जो कि एक कॉर्पोरेट करियर से आया है, जो कि समाज सेवी है, उसका आना एकदम कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं समझता हूँ ऐसा ही आने वाले समय में होगा। मैंने पढ़ा है कि आप आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए हैं। तो मैं जब आईआईटी दिल्ली के बच्चों को देखती हूँ तो वो कोई जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो आपने पॉलिटिक्स कैसे चुना? मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? देखिए, आईआईटी में होना मेरे हिसाब से 2-3 चीज़ देता है। एक तो प्रतिबद्धता देता है, एक सत्संग देता है, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और मेरे अभी भी जो दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं। और उसी के साथ साथ एक विज़न भी देता है। मैंने भी कॉर्पोरेट में काम किया कई सालों तक, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अगर अमृतकाल में कुछ और करना है तो अगले 25 साल में हम लोग देश के लिए निर्माण की भावना से आगे बढ़ें। और इसमें कुछ हद तक नींव मैंने 17 साल पहले डाल दी थी। जागृति यात्रा का संस्थापक हूँ, जागृति उद्यम केंद्र का मैं संस्थापक हूँ, करीब 7 साल पहले उसको चलाया। तो जो सामाजिक सरोकार की भावना मेरे में है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो मैंने बोला उसका असली अंजाम तब होगा जब इन सब चीज़ों को मैं पॉलिसी में बदल पाऊँगा राष्ट्रीय स्तर पे। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने टिकट मांगा देवरिया से, जो मेरा मूल स्थल है, और वहाँ से मुझे टिकट मिला और मैं यहाँ पर आज सांसद की तरफ बैठा हूँ। तो कॉरपोरेट और
पॉलिटिक्स में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कॉरपोरेट आपको ट्रेनिंग देता है कि आप प्रतिबद्ध रूप से दूरगामी सोच से आगे बढ़ें। इसके बारे में और भी चर्चा कर सकते हैं अमृत प्रयास में जो मैं काम कर रहा हूँ। जी। तो मैं समझता हूँ कॉरपोरेट ने और आईआईटी मुझे ट्रेनिंग दी है इन सब चीज़ों के लिए, और आज की तारीख में जब मैं सदन में उठ के ये बोलता हूँ तो आर्थिक विषयों पे खास करके मेरी रुचि भी है, मेरी प्रतिबद्धता भी है, और उसी के साथ साथ एरोस्पेस डिफेंस जैसे विषयों पे जिसमें मैं विशेषज्ञ रहा हूँ उसमें अपनी बात रख पा रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर में अपनी बात रख पा रहा हूँ, और इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है आज की तारीख में पब्लिक एरिना में। कभी कभी ऐसा होता था कि पब्लिक सर्विस मतलब आप पहले से ही पब्लिक में रहें, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जैसे लोग जिनका पूरा वैश्विक भी हमारी एक तरह से अनुभव है और देश में भी हमारा है, उसको हम लोग कैसे पब्लिक लाइफ में ले आएँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में आर्थिक रणनीति से ही विकसित भारत बनेगा। तो अमृत प्रयास की जैसे आपने बात करी, इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं अभी? देखिए, अमृत प्रयास एक बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए एक प्रकल्प है। उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले 10 साल में देवरिया लोकसभा क्षेत्र ने क्या किया, अगले 10 साल में हम क्या करना चाहते हैं, इसके ऊपर मंथन हुआ। पिछले 10 साल में आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जी। देवरिया, जिसमें 3 विधानसभा देवरिया क्षेत्र में हैं और 2 कुशीनगर में हैं, इस अगर उसका पूरा सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे तो करीब 6,000 करोड़ का था लगभग 10 साल पहले। आज की तारीख में 17,000 करोड़ है, क्योंकि 5.7% की रेट से बढ़ा है। अच्छा। 17,000 करोड़ से अगर हम कुछ न करें तो काफ़ी आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमारी ये मानसिकता है कि अमृत काल में विकसित भारत में अगले 10 साल में हम लोग कैसे इसको और ऊंचाई पर ले जाएं, 3.5% नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ से आगे ले जाएं। तो ये संकल्पना से हम आगे बढ़े तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का समावेश कैसे हो, उसमें पर्यावरण के साथ हम कैसे चलें, और उसी के साथ साथ मानव शक्ति को कैसे उजागर करें, खास करके महिला मानव शक्ति जो कि दबी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ हम लोगों ने एक बहुत अच्छी परियोजना बनाई है। 4 महीने मंथन किया हमने, डीएम, वहाँ के सीडीओ, एसपी, वहाँ के किसानों से बात करी, हमारे प्रदेश में जो नीति आयोग इक्विवेलेंट है उससे बात करी, यहाँ पर नीति आयोग से बात करी, और यहाँ पर मॉस्पी से बात करी, और उसी के साथ साथ कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों से बात करी जो वहाँ निवेश कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक अमृत प्रयास का संकल्प हम लोगों ने लिए हैं। 7 संकल्प हैं, उसमें पहला वाला कार्यान्वित हो रहा है जिसमें किसानों का भला है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसका जो मैंने एक तरह से संकल्प लिया है उसका 2/3 भी अगर हम लोग कर लेंगे तो विकसित भारत की जो संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है उसमें देवरिया लोकसभा क्षेत्र का एक गिलहरी जैसा प्रयास रहेगा। जी, जैसे आपने बात करी किसानों का भला हो रहा है, मैंने अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुनी थी जहाँ पे एक शुगर मिल बंद हो गई है, जिसमें काफ़ी सारे मजदूर किसान बिना बेघर हो गए हैं, उनको अभी तक उनका पैसा भी अटका हुआ है। तो उनके लिए हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कैसे रोक रहे हैं हम उनको बाहर जाने के लिए? देखिए, शुगर मिल ही एक विषय नहीं है। सत्य तो ये है कि वहाँ पर किसानों की आय अच्छी है क्योंकि उपजाऊ ज़मीन है और पानी भी की कमी नहीं है, लेकिन पर्याप्त नहीं आज की तारीख के दर से, जो आज की तारीख बढ़त हो रही सर्विसेज में या आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग बढ़त हो रही, इसीलिए पलायन बहुत होता है। पलायन का गढ़ है पूर्वांचल कुछ हद तक था, जब तक योगी जी नहीं आए। जब तक योगी जी आए हैं पिछले करीब 8 साल से, तब से कुछ बदलाव आया है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि कई ऐसे विषय हैं जिसके कारणवश वहाँ पर हम लोग को स्थानीय रोज़गार के लिए काम करना पड़ेगा। कृषि एक मुद्दा है, लेकिन उसी के साथ साथ स्वरोजगार के लिए स्वावलंबन में हम लोग कैसे लोगों को प्रोत्साहित करें कि जैसे कि हल्दी का है, हल्दी की फैक्ट्री लगाएं, अचार की फैक्ट्री कई महिलाओं ने लगाई है। हम लोगों ने 240 लोगों को खड़ा किया जो उद्यमिता में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वहाँ स्वावलंबन से आएगा, तभी वहाँ पर रोकथाम होगी कि पलायन मत करिए, वहीं पर अपने पैर जमा के रखिए और वहाँ पर आप लोग स्वावलंबन से रोज़गार प्रदान करें। जी, पर जैसे आपने मुझे बताया कि अब आप एआई की बात कर रहे हैं, आप एरोस्पेस की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि देवरिया एक बहुत ही छोटा शहर है जहाँ पे पुरुषों को भी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो महिलाएं तो दूर की बात, उनके लिए तो घर में रहना ही ज़्यादा उनकी फैमिलीज़ ऐसा प्रेफर करती हैं कि वो घर पे ही रहे। तो हम ये एआई और एरोस्पेस महिलाओं तक पहुँचा पाए, ऐसा कुछ हम प्रयास कर पा रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है, आज की तारीख में देवरिया इतना असहाय नहीं है। वहाँ की महिलाओं में, वहाँ की पुरुषों में बहुत शक्ति है, लेकिन बहुत सालों तक सोशलिस्टिक माइंडसेट से हमारी सरकारों ने उनको बहुत दीनहीन समझा। ऐसा नहीं कि 20-30% अति गरीब नहीं है, लेकिन आज की तारीख में देवरिया में अगर आप जाएंगे तो बहुत गरीबी भी नहीं है, बहुत अमीरी भी नहीं है, मध्यवर्गीय। इसकी मैंने किताब भी लिखी है, मिडल ऑफ डायमंड इंडिया। कुछ हद तक उसी का अनुकरण हम लोग ने वहाँ से किया है, सीख मुझे वहीं से मिली है। तो मैं समझता हूँ उनमें बहुत प्रतिभा है, उसको कैसे मार्केट से जोड़ें, उनका मार्गदर्शन कैसे करें, कुछ पैसा उनको कैसे पहुँचाएँ ताकि वो अपने उद्यम खड़ा करें। तो जो उद्यम का मैंने
चर्चा की, चाहे वो हल्दी को हो, चाहे अचार को। उसी के साथ साथ आपको ताज्जुब होगा कि हमारे एक वुमेन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैं, उसमें कई महिलाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनोटेट कर रही गांव-गांव जाके। ओके। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ बैंगलोर का है। ये बात सत्य है कि अभी भी हमें और प्रयास करना है, कनेक्टिविटी की कमी है और चीज़ें हैं, उसके लिए भी हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है डिजिटल का। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में देवरिया जैसा ज़िला, जो कि अधिकांश है, आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी टियर 2, टियर 3 ज़िलों में है, 80 करोड़ है, और उसमें हम लोगों ने उतना देखभाल नहीं किया। हमारी निगाह तुरंत मेट्रो में चली जाती है, टियर 1 में चली जाती है, वहाँ क्या करें, संस्थाएं बनाएं। अब हम लोग को संस्थाएं यहाँ बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं भी प्रतिबद्ध हूँ। मैंने भी एक बहुत बड़ी उद्यमिता की संस्था बनाई है। तो इस तरह से मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे जगह पे जहाँ पर लोग कुछ हद तक धोती कुर्ता साड़ी पहन के रहते हैं, उनको दीनहीन मत मानिए। उनको आवश्यकता है स्वावलंबन की, उस स्वावलंबन में उनको आप मार्केट से जोड़िए, मेंटरशिप करिए, मनी दीजिए। तो इस प्रकार से देश का उद्धार होगा स्वावलंबन से। मैं बात करती हूँ अगर देवरिया की, तो देवरिया में मैं देखती हूँ काफ़ी हर मोड़ पे एक मंदिर है, काफ़ी मंदिर है, काफ़ी स्पिरिचुअल लोग रहते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करें हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो कितना आगे बढ़ रहा है? दोनों विषयों पे मैं टिप्पणी करूंगा। एक तो देवरिया का नाम है देवारण्य, देवों का आरण्य, देवों का फॉरेस्ट। और जहाँ आप जाएंगे, मेरे ही गांव में एक बहुत विशालकाय वटवृक्ष है, आप देखेंगे तो उसमें आपको उस देवारण्य की आभा होगी जब ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते थे। तो बहुत नेचुरली इंडाउड है मेरे हिसाब से, और उसकी वजह से बहुत हरियाली है। अभी आप जाएंगे खास करके, क्योंकि मानसून्स आ गए हैं, तो खेतों में अच्छा पानी भी है, धान की खेती होने वाली है, उसी के साथ साथ गढ़ही में, पोखरे में पानी है। बहुत बहुत सौम्य जगह है, बहुत, मैं समझता हूँ, सुंदर जगह है। और अगर आप, बहुत अच्छा दिन होता है तो आप हिमालय भी देख सकते हैं वहाँ से, इतना तराई में है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ बहुत सुंदर जगह है। रही बात हेल्थ केयर की, देखिए हेल्थ केयर में मूलभूत हम लोग को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ केयर दो विषय में, एक प्राइवेट है, एक पब्लिक है। प्राइवेट में चीज़ें ठीक चल रही हैं लेकिन बहुत पैसा कमाया जा रहा है, और पब्लिक में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसमें हम लोग को मूलभूत सुधार करना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे सांसद जी आपका क्या माध्यम है? जी। मेरा ये माध्यम है कि मैंने बोला है कि हर जगह सुधार करूँगा तो अपनी ऊर्जा को मैं छिन्न भिन्न कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि एक जगह सुधार अच्छा करूँ, तो उसमें हमने गौरी बाज़ार का एक हमारा जो है, वहाँ CHC लिया है, एक कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। उसमें हमने पूरी तरह पिछले 6 महीने से काम किया है, और वो बहुत अच्छा हो गया है। और भी अच्छा होने की ज़रूरत है। जैसे पहले प्रसव के लिए, मान लीजिए लेबर के लिए बहुत कम महिलाएं आती थी, आज की तारीख में 280 महिलाएं हर महीने वहाँ पर अपना बच्चों को, गर्भवती महिला आती हैं। बल्कि मैंने एक विशेषज्ञ को न्यूयॉर्क से बुलाया था हाल ही में, डॉक्टर आभा अग्रवाल। उन्होंने बोला, जब मैंने पूछा 280, तो मैंने समझा पूरे वर्ष का था, लेकिन हर महीने इतना हो रहा है। अच्छा। तो वो भी अचंभित थी। उसी के साथ साथ हमने क्या किया है कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके और हमारे CMO साहब के साथ मिलके एक टीम बनाई है, जिसमें मैं हर महीने उनके साथ काम कर रहा हूँ। उसको पूरा डिजिटाइज कर दिया है, ई-संजीवनी से कोई वहाँ जाता है तो अब धीरे धीरे करके 6 महीने के परिश्रम से एक CHC सही हो रहा है, और 2-3 महीने में पूरी तरह सही हो जाएगा। अब मेरा ये मानना है कि अन्य जो CHC हैं मेरे संसदीय क्षेत्र में, करीब 10-11 हैं, उनमें मैं इसी प्रक्रिया को ले जाऊँगा, तब जाके मूलभूत सुधार होगा। रही बात सुपर स्पेशलिटी या मेडिकल कॉलेज की, उसमें भी हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्लो प्रक्रिया है। मेरा ये मानना है कि अमृत प्रयास के तहत हम लोग कुछ करेंगे इसमें बड़ी चीज़। हम लोग चाहते हैं कि कोई एक अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूट हम लोग लेके आएँ। लेकिन मैं एक और चीज़ अंत में कहूँगा कि हेल्थ की समस्या सिर्फ डिटेक्टिव और उसके बाद उसको बाद में बदलना नहीं है, प्रिवेंटिव भी है। और प्रिवेंशन के लिए हम लोग कैसे योग का अभ्यास करें, कैसे स्वास्थ्य में जाएं, कैसे बच्चों के लिए खेल कूद करें, इसमें भी मैं बड़ी तन्मयता से घुसा हूँ। ADR रिपोर्ट के हिसाब से आपके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, और जबकि वही रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 251 MP MLA के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और उनमें से 55 से ऊपर तो विमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, उसके चार्जेस में हैं, जिसमें से 60 से ज़्यादा MP सिर्फ BJP के हैं। तो ऐसे में यूथ को जगह नहीं मिल रही, लेकिन क्रिमिनल्स को टिकट्स मिल रही है। इस पे कुछ कहना चाहते नहीं, हैं? इसमें थोड़ा सा बैलेंस व्यू मैं देना चाहूँगा। ये बात सत्य है कि कई ऐसे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन मैं डिफेंड तो नहीं करूँगा। लेकिन जो अनुपात आपने बताया 241 का, वो शायद संभवतः थोड़ा इन्फ्लेटेड इसलिए है
कि जब भी कोई पब्लिक व्यू में आता है तो उसके पीछे लोग हाथ धो के पड़ जाते हैं, और चाहे वो अच्छा हो खराब हो, उसकी राजनीतिक विरोधाभास से काम होता है। ये एक राजनीति का सिद्धांत है। कोई भी आपके विपक्ष में खड़ा होता है, अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं या जानते हैं और आप उसका विरोध करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ उसके ऊपर आक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ क्रिमिनल्स नहीं हैं संसद में या क्रिमिनल चार्ज वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर जब तक चार्ज सिद्ध नहीं होता है तब तक हमारा लॉ कहता है गिल्टी अनलेस यू आर कन्विक्टेड। सेकेंड थिंग इज़, जो भी केसेस किए जा रहे हैं, ये मतलब मेरा अनुभव है, वो थोड़े बहुत एग्जैजरेटेड भी होते हैं। और तीसरी बात, आपके सामने एक सांसद खड़ा हुआ है जिसके पास कोई क्रिमिनल केस नहीं है, तो हमें उसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए थी। इन विषम परिस्थितियों में भी कई सांसद हैं जो मेरे हिसाब से साफ़ सुथरे हैं, अपना काम करना चाहते हैं, उस पर उतनी ही चर्चा होनी चाहिए जितने उन पे हो रही है जिनके ऊपर किसी ने आक्षेप किया हो, या मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत काम भी किया हो, उनके ऊपर एक केस हुआ हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में ये प्रयोजन है कि जब तक आपके ऊपर कोई क्राइम सिद्ध नहीं होता है, कन्विक्ट नहीं होता है, तब तक आप सांसद बन सकते हैं। अन्यथा किसी के ऊपर कोई आक्षेप कर देगा और वो सांसद ही नहीं बन पाएगा, अच्छा आदमी भी है। तो इससे थोड़ा सा दबाव हम लोग उस तरफ भी करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धीरे धीरे प्रक्रिया बदल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जो एकदम साफ़ सुथरी नीति के हैं। हम लोग को राजनीति में आने के बाद उसके पहले हर प्रकार की चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन क्राइम उसमें एक नहीं है। आप जैसे सांसद और ज़्यादा से ज़्यादा हों, ये मेरी आशा है। लेकिन अगर हम एक आम आदमी की तरफ से नज़रिए से देखें तो एक एमपी कैसे रिलेटेड होता है वहाँ के उस स्टेट के सीएम से, योगी जी से जैसे यूपी में, और उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर से आपकी कितनी फ्रीक्वेंट कॉन्वर्सेशंस रहती हैं, और क्या चर्चा होती है एक एमपी और सीएम के बीच या एक एमपी और पीएम के बीच? देखिए, लगभग 80 से थोड़े कम एमपी हैं उत्तर प्रदेश में, और करीब 42 सांसद हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं हर दिन जाके मिलूं प्रधानमंत्री संभव नहीं है, लेकिन उनका मंत्रिमंडल है, उनसे मैं मिलता रहता हूं। मेरी बीच में इलेक्शन के बाद 2 बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है। मैं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 1-2 और बार होगी। मुख्यमंत्री जी से मैं हर 2 महीने बाद चेक इन कर लेता हूं उनके साथ, ये काम हो रहा है। परसों बल्कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी 24 तारीख को, मैं जा नहीं पाया क्योंकि कई सांसदों को बुलाया गया था, संसद चल रहा था, तो विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग करी। तो मैं चाहता हूं कि दोनों के साथ मेरा संवाद बरकरार रहे। ये बड़ा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, दोनों तरफ से हम लोग काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, मैं तो अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। जब भी मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ किसी आवेदन को लेके, तो तुरंत स्वीकार करते हैं। जब भी मैं किसी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री से मिलता हूँ, तुरंत स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य है कि डबल इंजन हो रहा है और दोनों के साथ परस्पर मेरा संवाद है। ये बात सही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति हैं जो कि हर जगह उनकी उपस्थिति रहती है, तो उनके मंत्रिमंडल में जो प्रमुख लोग हैं, जैसे अमित भाई हैं, राजनाथ जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, अन्य लोग हैं। परसों ही मैं आ जाने के पहले फ्राइडे को ही मॉर्निंग में प्रहलाद जी से मिला था, प्रहलाद जोशी से मिला था। तो ऐसे लोगों से मैं निरंतर मिलता रहता हूँ ताकि हम लोग का संवाद आगे बढ़ता रहे, और उसी के साथ साथ उनको भी मुझसे फीडबैक मिलती है, लेकिन मैं भी अपना काम लेकर उनके पास जाता हूँ। एक मेरा रूल है कि सदन में यदि मैं कोई प्रश्न करता हूँ तो मैं प्रश्न इस दृष्टिकोण से करता हूँ कि देश का हित हो, और उसमें शायद देवरिया का भी हित हो। सिर्फ देवरिया के लिए प्रश्न मैं कम पूछता हूँ। कुछ लोग इसको अन्यथा लेते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि जब मैं संसद में आता हूँ तो मैं देवरिया का ही नहीं, मैं पूरे देश का रहता हूँ। तो जो भी मैं समय वहाँ पर जाया करूँ, इसलिए जो मैं स्पेसिफिक मांग देवरिया की ले जाता हूँ वो मंत्रिमंडल में ले जाता हूँ, मंत्रियों के पास जाता हूँ, और बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ। 3 फ्लाईओवर बन गए हैं अभी रिसेंटली। हम लोग एक नमो नारायणी में कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। शहरीकरण में मैं काफ़ी शोध कर रहा हूँ। तो तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं उनके साथ। आजकल का जो यूथ है वो ना थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहता है पॉलिटिक्स से। कुछ वादे करते हैं नेता और फिर वो पूरे नहीं हो पाते। तो अगर हमें उनको एक एडवाइस देनी हो या फिर उनको एक प्रेरणा देनी हो, वो क्या होगी? मेरी एडवाइस ये होगी कि बहुत सालों पहले तक युवाओं को ये प्रेरणा दी गई, इनकलाब जिंदाबाद, इसको हटाओ, उसको हटाओ, यहाँ पर धरना करो, आगे बढ़ो। यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स यही है। अब वो पॉलिटिक्स लद गई। अब हम लोग को अपने युवाओं को बोलना पड़ेगा कैसे अपने अपने क्षेत्र में कुछ करो।
सकारात्मक सोच करो। जब 75 साल पहले आज़ादी हुई थी तब हम लोग को इनकलाब जिंदाबाद करना था, क्योंकि अंग्रेज़ों को हटाना था, भगाना था। उसमें सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे ही क्षेत्र के मंगल पांडे ने किया। 1857 में उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद लक्ष्मीबाई पूर्वांचल की थी जिन्होंने अपनी आगाज़ किया झांसी में। तो ये भी युवा थे, इन्होंने भी हटाने के लिए विरोध किया। लेकिन आज किसी का विरोध नहीं है, हमारी ही सरकार कुछ हद तक है, हमारा ही समाज है, हम स्वतंत्र हैं। तो मैं सबसे बड़ी एडवाइस दूंगा कि विरोधाभास की राजनीति से आप सकारात्मक राजनीति बहुत मुश्किल है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे ही ज़िले में एक कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज को मैं जीवंत करना चाहता था, 20 साल से जीर्ण पड़ा हुआ है। उसमें कोल्ड स्टोरेज में कभी एक कोल्ड स्टोर बना था, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, जड़ गया है, उसमें कुछ है नहीं। मेन हाईवे पे है, बहुत अच्छी जगह पे है। तो मैंने कुछ युवाओं को एकत्र किया, मैंने बोला भाई साहब अब हम लोग लखनऊ जाएंगे और हम लोग बोलेंगे कि वहाँ के महानिदेशक से कि हम इसमें एक नया कोल्ड स्टोरेज लगाएंगे 3-4 करोड़ का, एक उद्यमी को लाएंगे और आप इसको 10 साल के लिए लीज करिए हमारे लिए। वहाँ राजी हो गए। लेकिन जब इस प्रक्रिया में मैंने देखा कई युवक बोल रहे थे भैया धरना कहाँ करना है। मैंने धरना कहीं नहीं करना है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना है। यही मैं सीख युवाओं को दूंगा कि आज की तारीख में धरना करने की ज़रूरत नहीं है, सकारात्मक चलिए। विरोधाभास से बहुत नुकसान होता है और सकारात्मक सोच पहले तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब एक बार उसका फ्लाईव्हील रोटेट करने लगता है तो बहुत सुगम हो जाता है, जीवन में अर्थ आने लगता है। और यही कुछ सीख हम लोग जागृति यात्रा में भी देखते हैं, जहाँ 500 नवयुवक हमारे साथ पूरे देश भर में चलते हैं। अगर एक कॉलेज स्टूडेंट है, मैं बस अपना एक प्रश्न ऐसा पूछना चाह रही हूँ युवाओं के लिए, क्योंकि उनके करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं आजकल। एक करियर ऑप्शन पॉलिटिक्स भी है। अगर कोई कॉलेज का बच्चा है, उसे नेता बनना है, उसने ठान लिया है कि मैं देश का भला करूँगा, तो कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो उसे फॉलो करने चाहिए ताकि वो एक अच्छा नेता बन सके? 3 स्टेप्स हैं। एक क्षेत्र को चुनिए, चाहे वो आपका नगर पालिका हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे अगर आप महत्वाकांक्षी हैं तो कोई संसदीय क्षेत्र हो, या आपकी बिल्डिंग सोसाइटी ही हो। छोटा सा क्षेत्र चुनिए। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्षेत्र चुनिए ताकि वहाँ पर आप प्रभावशाली रूप से अपनी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ग्लोबल नहीं होती है, पॉलिटिक्स लोकल होती है। तो लोकेलिटी आपकी क्या है वो बहुत आवश्यक है। दूसरा, अगर मेरा अनुकरण करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग विकास की गंगा उद्यमिता से करिए। उद्यमिता में आप मानव जाति को जगाते हैं, सबका प्रयास होता है, जनभागीदारी होती है, स्वावलंबन होता है। तो आप मान लीजिए मेरे संसदीय क्षेत्र में 18.7 लाख वोटर हैं, 28 लाख नागरिक हैं, उनको जगाने की प्रक्रिया मैंने की उद्यमिता से। ये मेरा प्रकल्प था। हो सकता है आपके मन में कुछ और हो, शिक्षा हो या मान ली महिला उत्थान हो, महिला उत्थान इससे भी जुड़ा हुआ है। तो एक स्कीम बनाइए जो कुछ हद तक आप देवरिया आ सकते हैं, मेरा अनुकरण कर सकते हैं। मैंने भी संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार का काम किया। और तीसरा, उसको राजनीति में परिवर्तित करिए, क्योंकि राजनीति में विरोधाभास की राजनीति आती है कि मैं इसको मारूंगा, उसको पीटूंगा, उसकी टांग खींचूंगा। इसमें हम किसी की टांग नहीं खींच रहे हैं, हम तो क्षेत्र को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, विकास की राजनीति। विकास की राजनीति के लिए आपको जाना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। और यह दुर्भाग्य है इस देश का कि अभी भी जाति समीकरण में भी राजनीति चल रही है। लेकिन धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जैसे उन्होंने एक शब्द दिया है ज्ञान, कि गरीब भी है, युवा भी है, नारी भी है, अन्नदाता भी है, ज्ञान एक जाति बन जाए ताकि हम लोग उससे आगे बढ़ें। तो ये मेरे 3 स्टेप हैं। एक क्षेत्र चुनिए, एक प्रकरण चुनिए और उसके बाद उसको राजनीति में परिवर्तित करने के लिए अथक परिश्रम करिए। मैंने टिकट पाने के पहले 1050 गाँव में से 500 गाँव घूमा था मैं, इसी धोती कुर्ता में, तब जाके मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला। तो ये जो मार्ग है ये आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे चलेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि उसमें आप लोग अपने लोगों से साक्षात्कार करेंगे। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी भी पॉलिटिशियन को मिलती है वो लोगों से मिल के मिलती है। मैं तो सुबह 6:30 बजे से आज चला हूँ, लेकिन अभी 9:30 बज रहे हैं रात के, मेरे में एनर्जी की कमी नहीं, क्योंकि दिन भर मैं लोगों के बीच में चला हूँ। तो इससे मैं समझता हूँ नवयुवकों को सकारात्मक रूप से राजनीति में आना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि लोगों के बीच में चला हूँ, तो क्या होता है, बहुत बार किसी आम आदमी को अपनी परेशानी या फिर कुछ भी व्यक्त करना होता है, वो कार्यकर्ता या किसी के पास जाते हैं और वो जो बात है वो एक हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाती, एमएलए एमपी तक नहीं पहुंच पाती। तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आपकी जो मिडिल मैन है वो आपको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ, जो भी एक आम आदमी की समस्या है वो आप तक पहुँचे? कोई ऐसी आपने नीति अपनाई है? तो इसमें 2-3 नीतियाँ मैंने अपनाई है। एक है कि हर दिन जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ, बिना नागा, विदाउट फेल, 8:30 से 9:30 बजे मैं जन सुनवाई करता हूँ। अच्छा।
8:30 बजे आप घड़ी मिला सकते हैं। मैं अपना मेरा 2 मंजिला मकान है, मेरे पुश्तैनी मकान में, उसमें नीचे बड़ा सा गोलंबर है, ज़मीन पे बैठता हूँ, ज़मीन पे बैठ के सब कुछ सुनता हूँ। अच्छा। और उसमें कोई भी आ सकता है, ओके। कोई रोक टोक नहीं, मेरा डायरेक्ट संवाद है। ऐसा नहीं कि कोई बिचौलिया है कि भाई आप मिडिल मैन पे जाइए फिर वो सांसद जी से आएंगे। तो किसी को कोई भी शिकायत हो, किसी से भी शिकायत हो, वो आके मुझसे बात कर सकता है, मैं उसका निस्तारण त्वरित करता हूँ। आज सुबह जब मैं बैठा था, आज संडे था, 8:30 से 9:30 बजे मैं अपने गांव में बैठा, वहाँ पर 4 लोगों की बात मैंने एसपी से करी। संडेज को भी आप बैठते मैं संडे को बैठता, होली के दिन में बैठा 8:30 बजे से 9:30 बजे, ताकि किसी को दिक्कत न हो, क्योंकि हर समय रहता नहीं क्षेत्र में। अभी मैं गया था, अब कल से सदन शुरू हो रहा है, तो 2 दिन के लिए मैं क्षेत्र में था, सैटरडे संडे, तो दोनों दिन बैठा सुबह। उसी तरह जैसे कि आज की तारीख में 3 बार मैंने एसडीएम से बात करी, 3 लोगों की ज़मीन का मामला था। 4 बार मैंने एसपी से बात करी, थाने का मामला था। एक बार डायरेक्टली थानेदार से मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन किसी कारणवश मुझे बात करनी पड़ी। एक बार डीएम से मैंने सुबह बात की, उनको भी संडे को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाया, तीनों लोगों ने फ़ोन उठाया। तो मैं समझता हूँ वहीं पर त्वरित निस्तारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जनता को विश्वास होना चाहिए कि मैं डायरेक्ट एक्शन ले रहा हूँ, एक ये। दूसरा, मैंने हर विधानसभा में एक पीली, आप देख रहे हैं मैं पीली पोशाक हर समय पहनता हूँ, एक पीली पेटिका रखी है, उसका नाम मैंने रखा है सांसद संवाद पेटिका। उसमें कोई भी अपना आवेदन दे सकता है। अगर मेरी टीम के खिलाफ भी कुछ उनको बात रखनी है और एक व्यक्ति ने रखा भी, तो उसमें जाके दे सकता है। तो मैंने जब खोला, मेरी टीम के विरोध में ही किसी ने बोला भाई ये सब ये कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला अपनी टीम मेंबर को, देखिए ये क्या है। तो कोई बिचौलिया नहीं आ सकता। और उसी के साथ साथ 2 और चीज़ मैं करता हूँ हर रविवार को, अभी आधे घंटे पहले, इसीलिए मैं थोड़ा विलंबित था, कि 8 बजे से 8:15 बजे तक मैं संवाद करता हूँ अपने सभी लोगों से फेसबुक के माध्यम से, बिना नागा। लगभग 8 बजे हम लोग करते हैं। उसमें हो सकता है 2 तरफा संवाद ना हो पाए, लेकिन कई फीडबैक मुझे उससे आते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं, करीब 15-20 मिनट में बात करता हूँ कई विषयों पे, उससे संवाद। ये 3 मैंने रखे हैं ताकि कोई इनडायरेक्ट माध्यम तो बहुत है, मेरे जनप्रतिनिधि लोग हैं एक विधानसभा में जो मुझे फीडबैक देते हैं। कभी मैं क्षेत्र में नहीं रहता हूँ तो वो जीनी मरनी में जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, जब मिलता हूँ लोगों से वो आवेदन देते हैं। तो ये मेरा मेथड है। जैसे ना आजकल हम बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि जैसे सास बहू की लड़ाई हो गई, सास ने अपनी बहू को मार दिया, या फिर रेप केसेस हो जाते हैं, या फिर किसी भी टाइप का समस्या लेके अगर आपके पास कोई आए तो कैसे उसको सॉल्यूशन मिलता है? क्या हम पुलिस से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं? उसका क्या मतलब सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड होता है उसका? देखिए, अगर आपका प्रश्न ये है कि महिलाओं की जो दिक्कतें हैं उसको कैसे समाधान, तो थोड़े से गोपनीय रखना पड़ता है। जैसे मैं जब बैठता हूँ तो एक अलग भी कमरा है, तो कुछ लोगों को मैं अलग से भी जात के बात कर सकता हूँ। और इसमें 2-3 पीड़ा का विषय ये रहता है कि जैसे कई महिलाओं को मैंने देखता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 1-2 जगह ऐसा हुआ है कि घर वाले बाहर निकाल दिया। अब वो कहाँ जाए, मायके जाती है तो कभी उसको नहीं, तो उसके लिए हमने पुलिस से बात करी है, 1-2 एनजीओ से बात करी है, कुछ समय के लिए उनको रखा जाए। इस प्रकार से मान लीजिए कोई और उनके साथ घटना घटती है तो एनजीओ के माध्यम से, थाने पे भी हम लोग चाह रहे हैं कि पुलिस कभी कभी जो महिला थाना की महिला होती हैं हर समय उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल सेल रहे, कुछ एनजीओ जाके वहाँ पर हो सके। अगर हस्बैंड वाइफ में विवाद चल रहा है तो वहाँ भी समझौता हो जाए, उसके लिए भी एक महिला की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरुष समझौता करता है तो महिला डर जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मेरी भी 2 लड़कियां हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी महिला हो मेरे क्षेत्र में उसको पूरा सम्मान मिले, उसको पूरा अधिकार मिले और पूरा न्याय मिले। जैसे आपसे बातें करके ऐसा लग रहा है आप काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग, गोल ओरिएंटेड है, तो ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ पॉलिटिक्स में आने के बाद, या अब बचपन से ही ऐसे थे? नहीं, बचपन से तो नहीं था, लेकिन कुछ हद तक आईआईटी में आने के बाद, कुछ हद तक कॉरपोरेट जगत में काम करने के बाद गोल ओरिएंटेशन आ जाता है। सबसे बड़ा गोल ओरिएंटेशन मेरा ये रहा है कि मैं एक बड़े कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हुए भी मैंने जागृति यात्रा का बहुत बड़ा एक प्रकल्प और बहुत बड़ा अभियान शुरू किया, उसको 17 साल से कायम रखा। मैं समझता हूँ कि राजनीति में भी और अन्य दिशाओं में भी, अन्य मेरे हिसाब से वोकेशंस में भी, अगर आप कमिटेड हैं किसी चीज़ के लिए, एक बार ना करिए, आप बार बार करिए, तभी जाके सफलता प्राप्त होती है। मैंने ये जीवन में देखा है। मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ठीक है, मैं आईटी का मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है, लेकिन मैं कर्मठ हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ करूँ अच्छी तरह करूँ, लोगों को मिला के करूँ। इंटेलेक्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती है अपने जीवन में, इमोशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे आप इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं अपने साथ, और इमोशन के लिए समय की आवश्यकता होती है, प्रतिबद्धता की, विश्वास की आवश्यकता होती है। विश्वास तभी जगता है जब व्यक्ति समझता है कि भाई ये
निरंतर काम करेंगे। विश्वास वो नहीं होता है कि एक बार चमक गए फिर बैठ गए। तो विश्वास इसीलिए जागा है कि जब से मेरा इलेक्शन हुआ है, जब भी मैं क्षेत्र में रहा हूँ, हर दिन मैं बैठा हूँ 8:30 बजे डॉट मैं जाता हूँ, शंकर भगवान को थोड़ा सा जल चढ़ाता हूँ, वापस आके अपनी ज़मीन में बैठता हूँ। हर संडे को 8 बजे के आसपास मैंने ये किया, हर संडे को। कोई ऐसा नहीं रहा है कि संडे नहीं रहा हूँ। मैं 1-2 बार सिंदूर में बाहर भी गया था, तो बाहर से भी मैंने किया, और थोड़ा सा टाइम ज़ोन अलग था, ये टाइम ज़ोन को देख के मैंने भारत के अनुसार किया। तो ये मैं समझता हूँ विश्वास के लिए प्रतिबद्धता ज़रूरी है, और जब विश्वास जागृत होता है तो राजनीति में सफलता मिलती है। मैं आपके मुंह से बार बार एक शब्द सुन रही हूँ, जागृति यात्रा। कुछ आप थोड़ा इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सालों पहले मैंने बल्कि भारत की 50वीं वर्षगांठ में मैंने एक बहुत हेयर ब्रेन्ड आइडिया, मतलब उस समय दुस्साहसी मैं कहूँगा, कि मैंने बोला कि मैं उस समय यूके में काम करता था, तो मैंने बोला मैं एक 3 महीने की लीव लेके आके यहाँ के बच्चों के लिए एक यात्रा करूँगा। उसका नाम मैंने रखा था आज़ाद भारत रेल यात्रा। फिर मैं उसको एक बार मैंने कर दी, 22 दिन की यात्रा थी, एक पूरी ट्रेन हायर करी, हमने पूरे देश का भ्रमण किया, और एक बार की यात्रा थी, क्योंकि मैंने बोला 50वीं वर्षगांठ है, हमारी गोल्डन जुबली है, उसमें हमें कुछ करना चाहिए। बहुत मुश्किल यात्रा थी, कभी किसी ने किया नहीं था, लेकिन किसी तरह मैंने कर लिया। फिर मैं अपने कॉर्पोरेट जगत में चला गया। 7 साल बाद 2007 में मैंने एक किताब लिखी, उसका नाम था भारत एक स्वर्णिम यात्रा। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था इंडिया जर्नी थ्रू अ हीलिंग सिविलाइजेशन। जब वह प्रकाशित हुई, पहले हार्पर कॉलिन्स ने किया, उसके बाद एक और अच्छी पब्लिकेशन ने किया अभी रिसेंटली, तो उसमें लोगों में उत्सुकता जागृत हुई कि भाई आपने इतना बड़ा काम किया है, इसको क्या हम बारंबार नहीं कर सकते। तब हमने उसका पुनर्गठन किया, मध्य भारत की रचना की, कि 3 भारत हैं। एक भारत जो समृद्ध है टियर 1 टियर 2 जिलों में, एक भारत जो गरीब है, जो बहुत क्षीण है, लेकिन 80 करोड़ लोग न तो गरीब हैं न अमीर हैं, इसे मध्य भारत कहते हैं। टियर 2 टियर 3 जिले, उसमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर जैसे ज़िले हैं, कोयम्बटूर भी टियर 2 में आता है। ऐसे ज़िलों में जो प्रतिभा है उसको हम कैसे आगे उजागर करें, और इसके लिए हमने सोचा ट्रेन जर्नी बेस्ट रहेगी। उनको ऐसे लोगों से मिलाएं जो कि पूरे देश में कुछ काम कर रहे हैं, और उस समय हमने उद्यमिता की सोची कि क्या प्रकल्प है, कैसे प्रोसेस में उसको लाएं। तो तब जागृति यात्रा 2008 में शुरुआत हुई, और तब से निरंतर चल रही है। 2 साल जब कोविड आया तब भी हमने उसको डिजिटली किया, हम हारे नहीं, थके नहीं, और यही प्रतिबद्धता का एक मिसाल है। हर साल नहीं, हर सैटरडे हम लोग कॉल करते आ रहे हैं, पिछले अब 18 साल हो गए हैं। अभी आ रही है 7 नवंबर को 18वीं यात्रा हो रही है। तो 18 साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं, ताकि देश में ऐसे 9,000 लोगों को तैयार करें जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वावलंबन से काम करें, और उसी के साथ साथ उसके साथ एक संदेश जाए कि इस ट्रेन यात्रा से देश को जोड़ा भी जा सकता है, देश में असली देश को देखा जा सकता है, और ऐसे प्रेरणादायक लोगों से हम लोग सबक सीखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया। आपने एक ट्रेन हायर करी जिसमें इतनी महिलाएं थी जिनकी मदद हुई, उन्होंने इंडिया को करीब से देखा, तो इस सब चीज़ों के लिए फंड्स कहाँ से आता है? देखिए, फंड्स लगभग 60% हम लोग स्पॉन्सरशिप में लेते हैं, और 40% लोगों से भी लेते हैं, क्योंकि हमारी ये मानसिकता है कि यदि कोई उसमें पैसा दे के नहीं आता है तो उसका फ्री में आ जाता है, तो न तो उसकी कमिटमेंट होती है। तो जैसे बहुत समृद्ध नहीं होते हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा पैसा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ताकि वो उस दिन नकार न जाए। मान ली कोई मणिपुर का लड़का है, बोला अरे भाई मेरी चाची बीमार है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसको पता चले कि भाई उसके पास कुछ पैसा कमिटेड है। फिर उसके बाद एक लेवल स्कॉलरशिप की होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। तो इस हिसाब से 40% हम लोग आज की तारीख में, अब क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध हो गई है, बहुत आवेदन आ रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा, इस साल 70,000 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। उसमें से मेरे हिसाब से 10,000 अच्छे होते हैं, जिसमें से 500 का चयन होता है, और जैसा कि आपने बोला उसमें 40% महिलाएं अनिवार्य हैं। 40% महिलाएं और बाकी 60% पुरुष। हाँ, तो 100 उसमें 500 लोग रहते हैं, करीब 160 से 180 महिलाएं होती हैं, बाकी के पुरुष होते हैं, और 300 अन्य लोग चलते हैं जो कि इसमें निगरानी करें, सिक्योरिटी, खाना, ये वो, तो 800 लोग पूरी। और इसका कोई एज लिमिट है या कोई भी आ सकता है? नहीं, इसमें एक तो उसकी जो प्रक्रिया है, jagritiYatra.com पे आप लोग अप्लाई करिए। आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस साल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस साल बड़ा मुश्किल है, अगले साल बेटर रहेगा। और उसी के साथ साथ 21 से 28 के बीच की उम्र है जो यात्री की उम्र है, लेकिन जो उसके ऊपर भी है, 75 ऐसे फैसिलिटेटर्स हम लोग ले जाते हैं जो उनके साथ उठते बैठते हैं, तो उससे भी काफ़ी प्रभाव होता है। तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है जो सक्षम है। 15 दिन की यात्रा,
लेकिन उसमें आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। ये एडवेंचर है, इसमें आपको सहभागी होकर चलना पड़ेगा। ये कोई सैर सपाटे वाली यात्रा नहीं है, और इसमें आप लोग अगर आएंगे तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पूरे देश का भ्रमण कराते हैं। दक्षिण में मुंबई से चलती है कन्याकुमारी, उसके बाद मदुराई, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर के पास एक जगह है अच्छा। बहरामपुर, ओके। नालंदा, देवरिया, दिल्ली, जयपुर, वापस। ये एक विषय है, लेकिन पूरा इंडिया पूरा इंडिया घूमते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ जो सत्संग होता है, जो 500 लोगों का चयन होता है, 40% महिलाएं हैं, 60% पुरुष हैं, उनमें जो लोग निकलते हैं हीरा होते हैं। तो उनके साथ जब आप उठिएगा बैठिएगा तो आपकी जीवन का एकदम अलग दृष्टिकोण हो जाएगा। ये अलग विषय है कि 12 ऐसे लोग जो प्रभावशाली उद्यमी हैं उनसे भी मिलते हैं, जैसे अरविंद आई केयर में डॉक्टर अरविंद के जो नेफ्यू हैं उनसे मिलते हैं। हम लोग अक्षय पात्रा जाते हैं। हम लोग इस बार श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में गए, जहाँ पर अंतरिक्ष में उड़ान होती है, वहाँ मॉनिटरिंग होती है। कई लोगों के आंख में आंसू आ गए, क्योंकि कई लोग जानते ही नहीं थे कि यहाँ पर आना भी संभव है। उनको 500 लोगों को हम लोग वहाँ ले गए। जैसे आप बात कर रहे हैं जागृति यात्रा की, इसमें आपने कहा फैसिलिटेटर्स होते हैं, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी होते होंगे। क्या ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स देवरिया जैसे छोटे गांव से ही निकलते हैं, या फिर आप कहीं और से हायर करते हैं इनको? हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग 500 लोगों को 10 विषयों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी महिला है जो कि नागालैंड से आई हैं, एक महिला मान लीजिए कर्नाटक से हैं, एक पंजाब से हैं, एक वो हैं। तो 6 के ग्रुप में एक 7वां फैसिलिटेटर होता है। तो यह 6 का 7 का कोहोर्ट रात को सोता है, साथ में बातचीत करता है। ऐसे एक महिला का कोहोर्ट और 2 पुरुषों का कोहोर्ट दिन में, क्योंकि स्लीपिंग अरेंजमेंट्स अलग होते हैं, दिन में साथ चलते हैं, ग्रुप होता है। उसमें हम लोग विशेषताएं देखते हैं। एक सैनिटेशन है, एक स्वास्थ्य है, एक एजुकेशन है, एक ऊर्जा है। तो ऐसे 10 विषय पे करते हैं। तो उसमें विशेषज्ञ तो नहीं कहूँगा। ये अलग विषय है कि हम लोग के पास 2 डॉक्टर्स भी चलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जत्था लेके चलते हैं। किसी को मान लीजिए कोई दिक्कत हो जाए स्वास्थ्य की, तो हमारा एक सिक बे होता है, वो अलग वो है विषय है। लेकिन हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो इन ग्रुप्स में करते हैं। और जैसे अरविंद आई केयर गए तो वो हेल्थ का है, तो वहाँ पर चर्चा स्वास्थ्य की होती है। जी। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग ग्राम विकास गए तो वहाँ पर हो सकता है चर्चा एग्रीकल्चर पे हो। इसी तरह सैनिटेशन के लिए, इसी तरह अक्षय पात्रा में फूड पे करते हैं। तो अलग अलग विषय पे अलग अलग रोल मॉडल हैं, तो इसलिए हम लोगों ने उसकी संकल्पना ऐसे करी। जैसे मैं आपसे शुरू से अलग अलग सवाल पूछ रही हूँ। हेल्थ केयर पे पूछा मैंने, विमेन एम्पावरमेंट पे पूछा, आपने जागृति यात्रा स्टार्ट करी है। बट अगर हम एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो एक आम आदमी को पता ही नहीं होता कि एक एमपी का काम क्या है। उनको लगता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे एक कार्यकर्ता के पास जाना है। तो आप हमें समझा सकते हैं कि एक एमपी का काम कार्य क्या होता है? 3 काम होते हैं। एक तो जनता से संवाद। कहीं किसी ने मुझे बहुत पहले कहा था, इसको मैं पूरी तरह सत्य मानता हूँ, कि डेवलपमेंट इज़ डायलॉग इटसेल्फ। अगर आप डायलॉग करेंगे तो उनके मन में सांत्वना बोले कि मेरी बात समझी जा रही है। वही एक एथेरेटिक प्रोसेस सामान्य व्यक्ति होता है। एक तो विषय ये है। तो जनता की डायलॉग कैसे? सुबह जन सुनवाई में करता हूँ हर दिन, मैं क्षेत्र में जाता हूँ। उसके बाद मैंने एक संविधान सबका प्रयास यात्रा करी है। संविधान में बहुत चर्चा हो रही थी, तो मैं 75 गाँव जा रहा हूँ 75वीं वर्षगांठ में। तो ऐसे जनता के बीच में संवाद। दूसरा डिवेलपमेंटल वर्क, जिसमें मैं डीएम सीडीओ के साथ दिशा कमेटी का चेयरमैन हूँ, उसी के साथ अमृत प्रयास की जो बात कर रहा हूँ, ये दूसरा। और तीसरा है कैसे इन सब समस्याओं को समझ के मैं देश के लिए लॉज क्रिएट करूँ। मैं अपने क्षेत्र के लिए नहीं कर रहा हूँ। जब मैं सदन में आता हूँ तो मैं देवरिया का तो हूँ, लेकिन मैं देवरिया का नहीं रहता हूँ, मैं देश का बन जाता हूँ। जब मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो अपने क्षेत्र का रहता हूँ। अगर कोई बाहर से आता है, भैया मेरी पैरवी करवाई इस थाने में, तो होता भैया मेरा काम नहीं है, वहाँ के सांसद से आप बात करिए। मैं बहुत फोकस रहता हूँ अपने क्षेत्र के लिए। लेकिन जब भी मैं संसद में आता हूँ तो मेरा काम होता है कि देश के लिए कैसे लॉज पास किए जाएँ, समर्थन किया जाए, टिप्पणी करी जाए। तो ये 3 एक एमपी का काम होता है। सामान्य रूप से पहले के लिए जाने जाते हैं कि संवाद करिए, लोगों के बीच में जाइए, मनी निजी में जाइए। दूसरे के लिए भी, और तीसरा भी बहुत प्रमुख है मेरे हिसाब से। जी, इतने सारी चीज़ें आपने बताई योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, कि कितने सपोर्टिव हैं वो किसी के लिए। आशा करती हूँ कि हम भविष्यवाणी पे एक दिन उन्हें भी बुला पाएंगे, योगी जी से, और उन्हें चर्चा कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा रहा? आप कैसे एक
इस दृष्टिकोण आपने पाया कि मैं एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ और मेरे को समाज की सेवा करना है, इससे बचपन से कैसे आप रिलेट कर पाते हो आप इस चीज़ जर्नी को? बचपन में बहुत बदमाश था और मेरे पिता माताजी ने मुझे ये मतलब गिव अप तो नहीं कहूँगा, एक बार बहुत मतलब मैं जब मेरे हिसाब से चौथी पाँचवीं कक्षा में था, मैं दिल्ली में रहता था, संगत मेरी बुरी थी और कुछ ऐसे लोगों के साथ पड़ गया था जो कंचा, गुल्ली डंडा और पतंग उड़ाने में हमारा वो था। मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था लेकिन मेरा हाव भाव बहुत अच्छा नहीं था। सबसे बड़ा मेरे जीवन में परिवर्तन आया जब मेरे पिताजी माताजी के साथ, मेरे पिताजी आर्मी में थे, उनकी पोस्टिंग अहमदनगर में हुई और मेरी भर्ती उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में करी और केंद्रीय विद्यालय ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया क्योंकि वहाँ पर दो ऐसे महापुरुष थे, एक का नाम था शिरडोरे सर, एक का नाम था पाठक सर, जिन्होंने मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया। मेरी मैथ्स ठीक थी, तो उसके होते होते आगे चल के फिर मैं अच्छा एथलीट बना। और दूसरी चीज़ मेरे जीवन में बचपन में एक बहुत अच्छी चीज़ आई, मुझे स्पोर्ट्स में बड़ी रुचि आने लगी अच्छा। और स्पोर्ट्स में मैं बहुत अच्छा था। बल्कि स्पोर्ट्स में मैं अपने स्कूल का कॉल्विन तालुकदार से एक लखनऊ में स्कूल है, उसमें जहांगीराबाद गोल्ड मेडल कभी किसी डे स्कॉलर को नहीं मिला था। मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जिसको डे स्कॉलर में जहांगीराबाद गोल्ड मेडल मिला और मैं 100, 200, 400 का धावक था और अन्य चीज़ों में मैं अच्छा, खेलकूद में बहुत अच्छा था वहाँ पर। और उसके बाद जब मैं आईआईटी में भी आया तो ठीक है, पढ़ाई में अच्छा था, अन्यथा आईआईटी में नहीं आता, लेकिन खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी थी। तो मेरे बचपन में और युवा पीढ़ी उसमें खेल कूद ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। मैं हाइकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब का सेक्रेटरी था। पहली बार मैंने नर्मदा नदी पे राफ्टिंग एक्सपीडिशन करवाया और उसी के साथ साथ एथलेटिक्स में भी 200-400 मीटर गोल्ड मेडलिस्ट था। पहली बार इंटर आईआईटी में आईआईटी दिल्ली ने पहली बार जीत हासिल करी। तो मैं समझता हूँ मेरा चरित्र, मेरा कैरेक्टर पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा स्पोर्ट्स से प्रेरित है। कुछ परवरिश मेरे माता पिता की ऐसी थी कि मैं हिंदी भी अच्छा बोल लेता हूँ, अंग्रेज़ी भी ठीक ठाक बोल लेता हूँ। मेरे माता पिता की परवरिश ये थी कि जो अति गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उसके साथ ज़्यादा समय बिताइए, जो अमीर हैं उसको तो आपकी आवश्यकता शायद पड़े तो आपको ले जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सरोकार उस प्रकार भी पढ़ा। उद्यमिता के लिए शायद मेरी अम्मा की तरफ का जो एक परिवार है वो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग में मिर्ज़ापुर में, बल्कि कालीन भैया जो मूवी आई है वो उन्हीं गोपीगंज में कुछ हद तक उसका वो है। तो वहाँ पर मैं बचपन में काफ़ी जाया करता था। तो कुछ हद तक उद्यमिता की जो ललक शायद मेरी अम्मा की तरफ से आई है, उन्होंने जागृति की स्थापना भी की है। तो जन सेवा, पिछड़ों के साथ बैठना उठना, उसी के साथ साथ नेतृत्व करता फील्ड में, पढ़ाई में, इसकी जो रुचि आई है मेरे जीवन में, मैं बचपन से आई। एक और अंत में बात कहूँगा, आर्मी का लड़का, आर्मी अफसर का लड़का होने के कारण पूरे देश का मैंने भ्रमण किया। बचपन में पटियाला में रहा, फिर उसके बाद अम्बाला में रहा, उसके बाद जैसे मैंने बोला मैं संगरूर में भी रहा, यहाँ पर अहमदनगर में रहा, लखनऊ में मेरी पढ़ाई का हुआ, उसके बाद दिल्ली गया। तो कुछ हद तक देशाटन का जो एक मैं समझता हूँ अनुभव मुझे मिला आर्मी अफसर के लड़के होने के नाते, उससे भी मेरा चरित्र एक अलग तरीके से मोड़ लिया। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी सिटी में आया आपको? अहमदनगर। अहमदनगर मेरी फेवरेट सिटी है क्योंकि उस समय जैसे मैंने बोला बिगड़ा बच्चा था, वहाँ गया, मैं सुधर गया, अच्छा पढ़ाई में अच्छा हो गया, खेल कूद में अच्छा हो गया। दूसरा शायद लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में मैंने 5 साल बिताए 8 से 12वीं तक। वहाँ पर मुझे जहांगीराबाद गोल्ड मेडल मिला, मैं अच्छा एथलीट हुआ, मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक हो गया। और तीसरा शायद दिल्ली, क्योंकि आईआईटी दिल्ली 4 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे 4 साल थे। सत्संग मिला, एक अच्छी नौकरी मिली, सबसे अच्छी नौकरी आईआईटी दिल्ली की उस समय श्लम्बरजे में होती थी, वो मुझे मिली। उसके बाद जब मैं आया घर, अपने पिताजी से बोला कि मुझे इतनी तनख्वाह मिल रही, तो वो तो बोले, वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे। उस समय $45,000 की तनख्वाह थी साल में। तो कौन सी कंपनी में? श्लम्बरजे एक कंपनी है, विश्व की बहुत अच्छी कंपनी मानी जानी है, फ्रेंच कंपनी है। आईआईटी में उस समय वो करती थी काम, अब अभी भी करती है, लेकिन अब तो बहुत कंपनी आ गई। उस समय एक ही कंपनी आती थी जो इस प्रकार का होती थी। बेस्ट जॉब था पूरे कैंपस में, वो मुझे मिला। समर इंटर्नशिप भी मैंने की। तो मैं समझता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जगह जगह मोड़ पे भगवान ने मेरा सहायता करी और मुझे ऐसी विजय प्राप्त हुई। तो आपने इतनी बड़ी तनख्वाह छोड़ दी, $45,000, बहुत ही मुश्किल रहा होगा ये। स्लम्बरजे जैसी कंपनी छोड़ के आपने जनता की सेवा करने का नेतृत्व लिया, तो कितना मुश्किल था ये आपके लिए? देखिए, वो $45,000 तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी। जब मैं वापस यहाँ पर आया और मैं पार्टनर था एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में, तो मेरी सैलरी उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। बात आपकी सही है कि कैसे एक कॉर्पोरेट जगत से, जहाँ पर मैं देश में जो पहले 50,000 टैक्स पेयर उसमें मेरी काउंटिंग होती थी, उसको छोड़ के यहाँ पर आया।
एक ऐसा समय आता है जब आपको कुछ करने की ललक होती है, देश दुनिया के लिए कुछ, और ये हमारे संस्कृति में है। जब मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई लिखाई करना था, खेल कूद करना था, वो मैंने किया। अपने गृहस्थ आश्रम में मेरे बच्चे थे, समृद्ध था, मेरी अच्छी सैलरी थी, मैंने अपने घर मेरे मतलब मुझे कोई ऐसी विरासत में जायदाद नहीं मिली। अब मिल जाएगी हो सकता है आगे, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं मिली। मैंने अपने बलबूते से काम किया, तो उसमें समृद्ध रहा, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं रही और अभी भी नहीं है व्यक्तिगत रूप से। और उसके बाद वानप्रस्थ में आने के समय मैंने सोचा कि हम लोग कैसे देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए काम करें, और इसीलिए मैं समझा कि वानप्रस्थ में आवश्यक है कि पैसे की आवश्यकता उतनी नहीं है, अब कुछ करने के लिए, ताकि अगला जनरेशन आगे बढ़े। और कुछ हद तक जागृति यात्रा के गठन इसीलिए हुआ कि अगले जनरेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला जनरेशन खड़ा करें। और हमारी सभ्यता में ये हर समय रहा है, हम लोग कभी एक जनरेशन की बात ही नहीं करते हैं। हमने तो हर समय 3-4 जनरेशन की बात की। और मैंने अपने बैनियन ट्री में भी अपने बाबा के पर बाबा की बात की 1777 से, और मैंने अपनी लड़कियों की बात की कि आने वाले समय में अगर 50 साल बाद विकसित भारत में वही अनुपात होगा जीडीपी का जो मेरे पर बाबा के समय था। राममणि जो मेरे पर बाबा 1777 में जन्म हुआ था, तब हमारी जीडीपी 20% थी ग्लोबल जीडीपी की। आज की तारीख में 4%, 4.5% हुई है, जबकि घट के 3% हो गई थी। धीरे धीरे बढ़ रही है। मेरे होते होते शायद 10% हो जाए, लेकिन मेरी बेटियों के होते होते शायद 20% हो जाए। तो ये स्वप्न मैं रखता हूँ कि कोई भी सभ्यता भारत जैसी हो या चीन जैसी हो, एक जनरेशन में आगे नहीं बढ़ती है, उसको मल्टी जनरेशनल करना पड़ता है। इसीलिए वानप्रस्थ में हमारी संस्कृति में बोला गया है कि अगले जनरेशन के लिए काम करिए, देश के लिए काम करिए। और जब संन्यास का समय आएगा तो मैं भी हिमालय में चले जाकर कुछ साधुवाद करूँगा या अपने बरगद के नीचे बैठ के कुछ जप करूँगा। तो अगले 5 साल में आप देवरिया में क्या चेंजेस देख रहे हो? देखिए, अमृत प्रयास उसका बहुत बड़ा चेंज है। अमृत प्रयास में जो 6 स्तंभ हैं और 4 इनेबलर्स हैं, तो उसमें मैं बहुत तन्मयता से लगा हूँ, बल्कि बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि अभी हम लोग 29 मार्च को उसको लॉन्च किया। अमृत प्रयास को 29 मार्च को इसलिए लॉन्च किया कि उसी दिन मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। तो हमने सोचा कि यदि उस क्रांति का आगाज़ उन्होंने किया 1857 में, तो एक नई क्रांति पूर्वांचल से उठे, जो कि जन सरोकार की हो, जो स्वावलंबन की हो, उद्यमिता की हो, सबके प्रयास की हो। तो इसलिए किसानों का भला, दूसरा हम लोग उद्यमिता में क्या कर सकते हैं, तीसरा हम लोग स्वास्थ्य में क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, टूरिज़्म में क्या कर सकते हैं, चौथा कुछ बड़े उद्योग वहाँ लाएं जिसमें कि 100, 200, 400 लोगों को रोज़गार मिले, पांचवा हम लोग मैन पावर का एक्सपोर्ट करें, आईटी बीपीओ कंपनी वहाँ खड़ा करें जिसमें मेरी भी हुनर है, और छठा जो मेरा एक बहुत विशेष सब्जेक्ट है, थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, जैसा कि आपने इंटरव्यू के पहले कहा कि स्पेस की क्या रचना हो सकती है देवरिया जैसे शहर में, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ पर स्पेस की बहुत उपलब्धियाँ हैं। किसानों की प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, गाँव की प्लानिंग, मनरेगा में प्लानिंग, तो छठा वो है। और इसी के साथ साथ 4 इनेबलिंग है, शहरीकरण, जो कि बहुत दुर्लभ है आज की तारीख में देवरिया जैसे क्षेत्र में। उसी के साथ एक नमो नारायणी वाटरवे में क्रिएट करना चाहता हूँ। कुशीनगर एयरपोर्ट को पूरी तरह स्थापित करना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के जस्ट बगल में है। वो बन गया है लेकिन अभी तक स्थापित नहीं है ठीक ठाक रूप से। और उसी के साथ साथ मैं एक इलेक्ट्रॉनिक, खास करके डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में करना चाहता हूँ। तो ये 10 विषय हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी मेरा विज़न है कि वहाँ की जो मानव संसाधन है उसको कैसे उठाया जाए। और उसके लिए मैंने एक संगठन की रचना की है, उसका नाम है बरगद अमृत संगठन, जिसके माध्यम से हम लोग गांव-गांव में मंगल सेनानी, लक्ष्मी सेनानी खड़ा कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम लोग वहाँ के लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन पोटेंशियल उठेगा तो क्षेत्र उठेगा। तो खास करके महिलाओं की आपने बात की, महिला आज की तारीख में आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं, 11 हम लोग ने वर्कशॉप की हैं, एक वर्कशॉप में 200-200 लोग आ रहे हैं, और उसमें अधिकांश महिलाएँ आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को घर में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की अनुमति उतनी नहीं मिलती है। यहाँ पर आके बड़ी धाड़ रही हैं शेरनी की तरह। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की महिलाएं अगर हमारे संगठन से जुड़ेंगी तो उसमें महिलाओं को बहुत बड़ा योगदान होगा। अन्य महिलाओं को ढूंढेंगी, गांव-गांव में ढूंढेंगी जिनकी प्रतिभा है। कोई महिला चित्रकारिता करना चाहती है, कोई महिला टीचर बनना चाहती है। अभी दुर्भाग्य है पूरे देश का, कुछ हद तक पूर्वांचल का, कि महिला की जब शादी हो जाती है तो घर में बैठा दिया जाता है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो चाहे न हो। हमारी ये मंशा है कि अगर एक समूह बनेगा जिसमें कि महिलाएं साथ मिलकर चलेंगी तो उनका भी वृद्धि होगी। तो ह्यूमन पोटेंशियल भी जगाना बहुत आवश्यक है। मैं अभी इसमें सड़क, नाली, बिजली के बारे में उतना बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो हम लोग करेंगे ही। वो योगी जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दिशा कमेटी कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती स्वीकार करनी है कि विकसित भारत के लिए
असमान हमें वृद्धि करनी है तो अमृत प्रयास आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि आप बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा खेल कूद में रहे हैं, आपने मेडल्स जीते हैं, ट्रॉफीज़ जीती है, आईआईटी में भी आप खेल कूद में थे, तो देवरिया के लिए आप वहाँ पे कुछ खेल कूद का अरेंजमेंट्स कर रहे हैं या फिर वहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा खेल कूद की चीज़ें नहीं हैं? नहीं, खेलकूद हम लोग कर रहे हैं। मैं भी हर दूसरे तीसरे हफ्ते स्टेडियम में जाता हूँ। वहाँ पर एक स्टेडियम है देवरिया में, मैं भी धावक रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा बहुत अभ्यास करता हूँ। मैं हर दिन जिम जाता हूँ, तो वहाँ जाके जिम भी करता हूँ उन लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो एक तो अपना पर्सनल उदाहरण, लेकिन पर्सनल उदाहरण के आगे क्या, तो पर्सनल उदाहरण के आगे ये कि एक वहाँ पर ओलंपियन है मेरे संसदीय क्षेत्र से जस्ट बाहर, संजीवा सिंह करके हैं। उन्होंने आर्चरी का स्कूल खोला है, उसका नामकरण मैंने किया। आपको मालूम होना चाहिए कि जब सीता मैया का वनवास हुआ तो वो वाल्मीकि आश्रम मेरे संसदीय क्षेत्र से जस्ट उत्तर में है, अच्छा। नारायणी नदी के बगल में। ओके। तो मैंने उनको बोला इसका नाम लव कुश रखिए, क्योंकि लव कुश अच्छे तीरंदाज थे। उन्होंने बल्कि कुछ हद तक हनुमान जी को बंदी बना लिया, लक्ष्मण का मुकाबला किया, रामचंद्र जी तक पहुंच गए। तो लव कुश एकेडमी करके उन्होंने एक बड़ा अच्छा वो किया है। उसको मैं चाह रहा हूँ कि हर चारों पांचों विधानसभा में करें। तो अगर एक में फोकस करेंगे तो हो सकता है आगे चल के हम लोग यहाँ से ओलंपियंस ले जाएं। लेकिन उसी के साथ साथ 3-4 अन्य स्पोर्ट्स हैं जिसमें रुचि है। क्रिकेट हर समय चलता है, वॉलीबॉल काफ़ी चल रहा है। अच्छा। उसी के साथ साथ फुटबॉल में मेरी रुचि है, तो मैं भी उसको कार्यान्वित कर रहा हूँ। खास करके महिलाओं के लिए मैं चाह रहा हूँ महिलाओं की फुटबॉल टीम बनाएं, महिलाओं की वॉलीबॉल टीम बनाएं, महिलाओं की क्रिकेट टीम बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी महिलाओं को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत आगे बढ़ती हैं। और इस मामले से महिलाओं को घर से निकालने वाली बात सुरक्षित रूप से, तो माता पिता उसको समझेंगे। देवरिया जैसे एक छोटे ज़िले में आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किस चीज़ में आ रहे हैं जो आप या आपके कार्यकर्ता या वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं? एक चैलेंजेस 2-3 प्रकार के हैं। मैंने जैसा कहा कि 1857 के बाद पूर्वांचल में लॉकडाउन कर दिया गया था कि मंगल पांडे उठे थे, लक्ष्मीबाई वहीं की थी, कुछ हद तक सांस्कृतिक धरोहर थी हमारी। अयोध्या पास में है, वाल्मीकि का आश्रम वहीं है, बुद्ध भगवान वहाँ से निकले। तो इसलिए अंग्रेज डर गए उस क्षेत्र से और 90 साल तक लॉकडाउन में रखा। इसलिए वहाँ से पलायन होना शुरू हुआ, आर्थिक वृद्धि नहीं हुई। और इसलिए सबसे बड़ी समस्या देवरिया जैसे क्षेत्र की है कि कैसे पलायन को रोका जाए रोज़गार स्वरोजगार से, जिसमें मैं प्रतिबद्ध हूँ, काम कर रहा हूँ। दिशा कमेटी में हम लोग काम कर रहे हैं, अन्य चीज़ों से काम कर रहे हैं। दूसरा मैं समझता हूँ कि जो महिला उत्थान की बात आपने करी वो बहुत आवश्यक है। महिला वंदन अधिनियम आ रहा है, उसके लिए नेतृत्वकर्ताओं की आवश्यकता है। महिलाओं ने मोदी जी को, मुझे, योगी जी को वोट भी दिया है, तो हमारा कर्तव्य है उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तीसरा है युवाओं को एक नई दिशा दी जाए, जो सकारात्मक सोच की दिशा मैंने बोली, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। चौथा जो हमारा पहला संकल्प अमृतकाल का है कि कैसे किसानों की आय को आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ हद तक ये चीज़ें हैं जो कि ज्ञान में जो एक तरह से एक एक्रोनिम दिया गया उससे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ कुछ अन्य चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पर्यावरण की चुनौती आ रही है। मैं देख रहा हूँ कैंसर की केसेस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य में अभी भी क्लाइमेट चेंज की वजह से, अन्य चीज़ों की वजह से स्वास्थ्य की सुविधाएं में हम लोग को बढ़त करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो शहरीकरण करना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक एजुकेशन में भी जो हम लोग वृद्धि, जिसके बारे में आपने प्रश्न पूछा था, उसको हम करें। तो ये 7-8 समस्याओं को मैं समझता हूँ हमारे कार्यकर्ता बंधु भी ले जा रहे हैं। रही बात राजनीति की, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि अभी भी सोशलिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो सब लोग मुंह बाके सरकार की तरफ देखते रहते हैं कि भैया आप क्या करेंगे। अब मेरे साथ भी यही हो रहा है कि सांसद जी आपका सांसद निधि से कितना होगा। मेरा 5 करोड़ का धन है, एक एक विधायक को 5 करोड़ मिलता है, मेरे 5 विधायक हैं, तो वो मेरे मुझसे 5 गुना ज़्यादा उनके पास धन है। तो धन से काम नहीं चलेगा, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है। अगर मेरे आप संसदीय क्षेत्र को देखिए तो वो जॉर्डन जैसा बड़ा है, एक देश जैसा बड़ा है। तो उसमें अगर मैं 5 करोड़ लेके जाऊं जो कि $1 मिलियन से भी कम है, उसमें क्या ही होगा। सबसे बड़ा वहाँ पर जो साधन है, वहाँ पर लोगों की प्रतिभा, लोगों की ऊर्जा। और इसीलिए मैंने अपने राजनीतिक कार्यालय का नाम रख लिया है सबके प्रयास से सबका विकास। क्या बात है। और मैं समझता हूँ कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो 30 करोड़ थे, सांसद उतने थे जितने आज हैं। आज की तारीख में 140 करोड़ हैं, सांसद कितने जितने उस समय थे। तो स्वाभाविक रूप से हमारी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जब तक सबका प्रयास नहीं होगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, जन भागीदारी से हम लोग नहीं काम करेंगे। हम लोग सिर्फ तनाव में रहेंगे कि भैया हम लोग के घर के सामने कूड़ा इकट्ठा हुआ है तो सरकार उसको साफ़ करे। नहीं साहब, आप भी साफ़ करिए, हम उसमें आपको कूड़ेदान देंगे।
इसी तरह अगर मैंने एक कोविड के समय, उस समय मैं सांसद नहीं था, लेकिन मेरे सौजन्य से मैंने एक ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया, तो उसमें सबका प्रतिभा थी। उस समय वो वर्तमान सांसद को मैंने उसमें मिलाया, उसमें सीएमओ को मैंने मिलाया, एक एनजीओ से काम करवाया, सबका प्रयास रहा उसमें। इसी तरह फार्मर में भी सबका प्रयास रहेगा। आज की तारीख में, आज ही सुबह अपने गांव में मैं एक सहजीवन संवाद में, जिसमें वाइल्ड लाइफ के साथ हम कैसे काम करें, उसमें हो रहा, उसमें सबका संवाद होगा। जल जीवन मिशन, जिसमें बहुत चिंतित हूँ आज की तारीख में, उसमें भी सबका संवाद है। अगर पाइप फटता है आपके जल जीवन मिशन में, तो सिर्फ आप सरकार की तरफ मत देखिए, आप एक मिस्त्री को बुलाइए, आप एक छोटी सी सोसाइटी बनाइए कि जब भी पाइप फटेगा हम उसमें मिस्त्री के लिए साथ काम करेंगे। तो इस प्रकार की जो एक तरह से सीख हमें प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के माध्यम से दी है और कुछ हद तक जल जीवन के माध्यम से दे रहे हैं, उसको अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ समस्याएं अनेक हैं, लेकिन समाधान एक है कि सबका प्रयास हो। इन सब चीज़ों के लिए ऑपोजिशन आपको तंग करता है या आपका रास्ता रोकने की कोशिश करता है? बहुत करता है, खास करके उत्तर प्रदेश में सपा वाले लोग बहुत आजकल मैं देख रहा हूँ डट के चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको सबक तीसरी बार हम लोग सिखाएंगे 27 में। और उनकी राजनीति किसकी है? उनकी राजनीति है पीडीए की। पीडीए का मतलब क्या? कि आप देश को जाति में विभाजित करके और उसमें अपना उल्लू सीधा करो ताकि यह चीन भाग हो। हम लोग की राजनीति क्या है? हम लोग की राजनीति है एकात्म मानववाद की, जो आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दी थी। हर वर्ग हमारे साथ चले, कोई भी पीछे न छूटे, अंत्योदय की भावना से। इस भावना से डबल इंजन ने कमाल कर दिया 8 साल में उत्तर प्रदेश में, और ये डर के मारे भाग रहे हैं। इनको यही मालूम नहीं कि किस परिवार वाले को कैसे आगे और बढ़ाएं। 5 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 1 राज्यसभा में। बताइए, एक परिवार से 5 सांसद, एक प्रांत से, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी तरफ कांग्रेस हैं जो अपने, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ परिवारवाद से कितने ग्रसित हैं। वायनाड में इनको किसी और को नहीं मिला टिकट देने के लिए, प्रियंका मैडम को ही देना था इनको टिकट। तो मैं समझता हूँ इनका एक ही एक लक्ष्य है, सत्ता अपने हाथ में रखें, अपना उल्लू सीधा करें और देश को तबाह करने के लिए जो भी करना है, खरीदने के जो खरीद फरोख हो रही थी इस 24 के चुनाव के पहले, वह फिर 27 में करेंगे। हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है, हम लोग देश की सेवा करेंगे, अंत्योदय की भावना से अंत तक हम लोगों को ले जाएंगे, स्वावलंबन की भावना से लोगों को आगे बढ़ाएंगे। उनमें छुपा हनुमान है, उसको आगे ले जाएंगे। उसमें मेरा बहुत प्रिय छंद है, मैं आपको बताता हूँ। कहाँ रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रही बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। हमारी जनता में सब चीज़ है। सपा वाले सोशलिस्ट सोच से समझते हैं कि वो बुद्धू हैं, हम लोग सब सरकार से करेंगे। अगर उनमें आप मुंह में दाना डाल के आप वोट खरीदेंगे तो हमारा हाल वही हो जाएगा जो श्रीलंका का होगा। हमारी सरकार स्वावलंबन से काम करती है। हमारी सरकार का मानना है हम जामवंत हैं, हमारे जो सिटीज़न हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो हमारे हनुमान हैं। उनकी सेवा करिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करिए। यही आदरणीय मोदी जी की सीख है और इसी सीख से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ नेपोटिज्म ना हो हमारे पॉलिटिक्स में एटलीस्ट। इसी के साथ एक आखिरी सवाल, हर इंसान एक अपने नेता से उम्मीद करता है कि नेता उसके लिए विकास करेगा और अच्छी चीज़ें करेगा, पर एक नेता अपनी जनता से क्या उम्मीद करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबके प्रयास का प्रश्न है, जनभागीदारी का प्रश्न है, विकसित भारत का प्रश्न है। और इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी अपेक्षा जनता से, खासकर देवरिया लोकसभा क्षेत्र की जनता है कि हर क्षण मेरी तरह वह विकसित भारत के बारे में सोचे। किसी भी जाति, पंथ, लिंग के हिसाब से काम न करें। अगर उठे सुबह, दातुन करें, मंजन करें, उसके बाद सोचें भारत माता को कैसे आगे बढ़ाएं। और भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए आपके जीवन में अर्थ भी आएगा। अगर आप किसी सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो इसमें आपका लाभ नहीं है, देश का भी लाभ नहीं है, आपको मानसिक तृप्ति मिलेगी जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मैंने किताब में भी कहा है, अमृतकाल का भारत, उद्यमिता और भागीदारी से राष्ट्र निर्माण, जब आप भागीदारी से और उद्यमिता से राष्ट्र निर्माण करेंगे तब जाके आपके जीवन में भी अर्थ आएगा। एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, नोबेल पुरस्कृत प्राइज़ विनर हैं एडमंड फेल्प्स, जिनसे मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है। उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो उद्यमिता का प्रोसेस है, वो देश को, समाज को, आपके परिवार को, आपको आगे बढ़ाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ आपके जीवन में अर्थ लाएगा। आज की तारीख में तो सोशलिज्म की मार सपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, उसकी मार आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक ही नहीं है, उसकी मार अर्थ पे है। जीवन में अर्थ के लिए वो नहीं चाहते हैं कि वो काम करें, वो निरर्थक करा देंगे समाज को ताकि उसके ऊपर कब्जा करके बैठे रहें। हमारे प्रधानमंत्री उसके विपरीत चल रहे हैं।
जो वह उन्होंने किया, एक साधारण परिवार से उठ के आए हैं और प्रधानमंत्री बन गए हैं, वैसे ही अनेक लोगों को वह एक संभावना दिखा रहे हैं, एक चित्र दिखा रहे हैं, एक कैनवस पेंट कर रहे हैं, जिसके ऊपर लोग अपनी अपनी जीवनी लिख रहे हैं कि मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ अपने स्वावलंबन से। ये नई राजनीति है और इस राजनीति के लिए मैं अपने भी क्षेत्रवासियों को प्रेरित करना चाहता हूँ। सफल होगा, कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 50-60% भी इसको लोग स्वीकार करना शुरू करें तो मैं समझता हूँ मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। सर, इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने अपना समय निकाला, धन्यवाद। भविष्यवाणी पे आए और इतनी अच्छी बातें बताई हमें ही नहीं, हमारे ऑडियंस को भी। आई एम होपिंग कि आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको कोई भी चीज़ें, डाउट्स हैं, क्लियर करने हैं या कोई परेशानी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम ट्राई करेंगे हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने का। और इसी के साथ भविष्यवाणी अब स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो प्लीज़ फॉलो भविष्यवाणी ऑन स्पॉटिफाई। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very धन्यवाद, much. धन्यवाद।